हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी कहानी का शीर्षक पता चला? नहीं पता चला? कोई बात नहीं, आप लोग ये दूसरा भाग सुनिएगा, उसमें भी मैं उस कहानी के शीर्षक का नाम लूँगी। और आप लोग अगर पता चल जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी इस बात का। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे की कहानी शुरू करती हूँ। कि फ्रेंड्स, आपने देखा कि सुना कि जो है किस तरह रितु जी आती हैं और सिया का हाथ मांगती हैं, जिससे उसकी माँ स्तब्ध रह जाती है कि वो क्या करे। तो वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि बेटी, अरे बहन जी क्या हुआ, मैंने मतलब कुछ गलत बोल दिया, क्यों आप ऐसे एकदम शांत हो गई और आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? तो उसकी माँ कहती हैं, सिया की माँ कहती हैं कि जो है बहन जी, आपने मेरे ऊपर तो इतना बड़ा एहसान कर दिया है, और जिस तरह भगवान भक्त से उसकी मुराद पूछता है, उसी तरह आपने ये बातें कह के अपने बेटे के लिए, मेरी बेटी सिया का हाथ मांग के मेरे ऊपर एहसान किया है। और मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। और जो है इतना कहकर वो घर में रखी हुई थोड़ी सी शक्कर ले आती हैं, क्योंकि उनके यहाँ मिठाई नहीं होती है, तो थोड़ा शक्कर ले आती हैं और सबका मुंह मीठा कराती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो रितु जी के गले लग जाती हैं कि उन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। थोड़ी देर बाद दोनों लोगों में बातें होती रहती हैं और रितु जी कहती हैं कि बहन जी, आप मेरे घर की, रितु जी से उनकी सिया की मम्मी कहती हैं कि बहन जी, आप मेरे घर का हालात जानती हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, और मेरा घर ही सिया की कमाई से चलता है। तो आप इतने अमीर लोग हो, इतने बड़े लोग हो, और कहीं आपके मतलब रिश्तेदार या दोस्त व्यवहारी कुछ कहें ना आपको, तो इस पर रितु जी कहती हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सिया ने सब कुछ बता दिया था। जब मैं स्वरूप नगर में उससे मिली हुई थी तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं आपके घर के हालात को अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे या क्या टिप्पणी करेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे आपकी बेटी चाहिए, चाहे आप उसे 2 कपड़ों में भेज दीजिए, और चाहे जो भी आपके सपने हो पूरे कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो इस पर तो सिया की मम्मी बहुत खुश होती हैं और जो है उनका शुक्रिया बार बार अदा करती हैं, नीना जी का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने ऐसा रिश्ता उनके लिए ले आई। वो थोड़ी देर दोनों सहेलियां बात करती हैं और रितु जी विदा लेती हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, और जो भी होगा, जैसे भी वो अपने बेटे की फ़ोटो लाई होती हैं तो सिया की मम्मी को देती हैं कि सिया को आप दिखा दीजिएगा, और जो भी फैसला सिया का होगा आप बता दीजिएगा, हम जो है फिर उसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। रितु जी चली जाती हैं और सिया की मम्मी सिया के पापा को वो फ़ोटो दिखाती है। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शायद उनकी ये मंजूरी होती है, और आंखों से भी इशारा करते हैं कि ठीक है लड़का। शाम को सिया जब घर आती है तो उसकी माँ उसका माथा चूम लेती है, और तब इस बात पे सिया पूछती क्या हुआ माँ? तो उसकी माँ कहती है, बेटा आज मैंने तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला बिना तुमसे पूछे ले लिया। तो सिया कहती है कि माँ बाप का तो हक होता है कि बच्चों के लिए फ़ैसले लें, और आपने आज तक जो भी फ़ैसला मेरे लिए लिया वो फैसले में कभी भी मुझे कोई निराशा नहीं हुई। तो आपने ये फ़ैसला जो भी लिया होगा वो मेरे अच्छे के लिए लिया होगा, मेरे भविष्य के लिए लिया होगा। तो आप इस पे परेशान मत होइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात का। सिया ने प्यार से माँ के गले में हाथ डालते हुए ये सारी बातें कही। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो, वो एक अच्छे घर में बहू बन के जाए, उसकी गृहस्थी सुखी गृहस्थी हो। पर हम लोग इतने बदनसीब हैं कि हम तुम्हारे लिए एक लड़का भी नहीं ढूंढ पाए। तो इस पर सिया कहती है, माँ इसमें बदनसीबी की बात क्या है? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। तो उसकी माँ कहती है, पर बेटा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इतने में उसकी बहन सीमा और उसका भाई आ जाते हैं।
जो उस पिक को पीछे छुपाए रहते हैं। तो उसकी बहन कहती है, हाँ दीदी अब तो आप कुछ नहीं कर सकती हो, अब तो आपको जाना ही है। तो सिया कहती, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उसकी बहन उसे फ़ोटो दिखाती है, कहती है दीदी ये लड़का कैसा लग रहा है। तो सिया एक नज़र देखती है, वो लड़का थोड़ा सा लग रहा था जो है बिल्कुल रौब वाला और थोड़ा अमीर लग रहा था। तो वो समझ गई कि इतना अमीर लड़का मेरे लिए कहाँ से आएगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा आज जो रितु आंटी आई थी ये उनका बेटा है और उन्होंने सामने से तुम्हारा हाथ मांगा, तुम उन्हें बहुत पसंद आई और जो है वो चाहती हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। तो सिया कहती है कि माँ आप अपने घर का हालात जानती हैं, हम लोगों की सारी प्रॉब्लम आप जानती हैं, भी पापा बीमार पड़े हैं और सीमा की पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई, रवि भी पढ़ रहा है, मैं ऐसे हालात में शादी नहीं कर सकती। और वो लोग इतने अमीर आदमी हैं, अगर मैं शादी के लिए हाँ भी करूँ तो वो लोग इतने अमीर आदमी हैं कि हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ना हम उनके लायक कुछ व्यवस्था कर पाएंगे ना कुछ। तो आप पैसे कैसे हाँ कर दी और जो है मतलब मेरे ही सुख का सोच के आपने ये नहीं सोचा कि घर का क्या होगा मेरे बाद। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे पता है रितु को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ और वो इस टाइप की लेडीज़ नहीं है कि उसे पैसों का घमंड हो। तो सिया और मम्मी में ऐसी ही बातें चलती है। रवि उसे चिढ़ाता है कि दीदी कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत करो और बस आप जल्दी से यहाँ से जाओ, आप बहुत हुक्म बजाती रहती हो, आप हमेशा डांटती रहती हो, तो आप जाओ यहाँ से। और सीमा भी उसे चिढ़ाती है कि दीदी क्या हुआ, आप शादी कर लो, हम दोनों लोग संभाल लेंगे और कम से कम अब तो आपका कमरा हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही सारी बातें होती है। सब बच्चे अटखेली भी करते हैं, सारे बच्चे हंसी मजाक करते हैं और उसकी मम्मी भी बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता है। पर सिया को खुशी से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसके घर का क्या होगा, तो कैसे उसकी मम्मी मैनेज करेंगी सब कुछ। और कोई भी ससुराल वाले ये नहीं चाहेंगे कि बहू कमा के अपने मायके में दे। इसी सारी चिंताओं में घिरी वो पूरी रात सो नहीं पाई और टेंशन में रही कि कैसे क्या होगा। मम्मी ने हाँ कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने सोचा देखा जाएगा जो होगा, अब ज़रूरी नहीं कि लड़का उसे पसंद कर ले। 5-6 दिन बीतते हैं तो नीना जी का फ़ोन आता है कि रितु जी पूछ रही हैं कि हम लोगों को लड़का कैसा मतलब मेरा बेटा कैसे लग रहा है और वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा ताम झाम ना करके बस एक छोटी सी पार्टी रख के जहाँ पे वो मतलब सिया को अंगूठी पहना सके, उसकी गोद भराई कर सके। वो नहीं चाहती कि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा रिश्तेदार आए। तो अगर उन लोगों को उनका बेटा पसंद हो तो फिर जो है मतलब वो ये इंतज़ाम मतलब डेट निकालें उसका। तो सिया की मम्मी तो खुशी खुशी हाँ कर देती हैं और तैयारी घर में करनी होती है, घर में उतना पैसे नहीं होते हैं। सिया भी परेशान रहती है कि मम्मी ने हाँ कर दिया है और कैसे वो सब मैनेज करेगी। कुछ नहीं, अगर 10 रिश्तेदार भी आ गए तो उनके लिए सब नाश्ता और खाने की व्यवस्था करना होगा। इस चक्कर में वो बहुत टेंशन में रहती है। पर उसकी मम्मी चुपके से अपना एक सोने का जेवर जो होता है वो बेच देती हैं और सिया से कहती हैं बेटा तुम परेशान ना हो, मेरे पास पैसे हैं, मैंने बचा के रखे हुए हैं और तुम टेंशन मत लो, सब इंतज़ाम हो जाएगा। पर ये बात सिया को नहीं पता होती है। तो इसी तरह धीरे धीरे गोद भराई का दिन भी आता है और उधर से ज़्यादा लोग नहीं आते, करीब 7-8 लोग आते हैं। और इधर सिया के भी सिर्फ रिश्तेदार 1-2 रिश्तेदार होते हैं और आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, क्योंकि आदमी अगर गरीब होता है तो उसके शायद ज़्यादा रिश्तेदार उसके नहीं होते हैं। बस वही रिश्तेदार होते हैं जो उन्हें समझते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। तो उसकी तरफ से भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे और उधर से भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। सिया ने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप किया था पर बहुत सुंदर लग रही थी और इस तरह वो तैयार बैठी हुई थी। घर में उसी के ही कैटरिंग वाले सब खाना बना रहे थे।
छोटू छोटू भी आया तो उसने दीदी को देख के यूँ किया, और भाई भी और बहन भी। बहन तो उसी के पास रही। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं, रितु और उनका बेटा, उनके हस्बैंड और 2-4 लोग और आ जाते हैं। तो सब लोग बैठे होते हैं, नाश्ता पानी होता है, और इसके बाद गोद भराई की रस्म होने वाली होती है। सिया धीरे धीरे आती है पैर से, और जो है इसके बाद जैसे ही वो बैठती है सारी सबकी नज़रें उसी के ऊपर टिकी रहती हैं। लड़का भी उसे बहुत ध्यान से देखता है, पर सिया लड़के को देखकर थोड़ा सा सहम जाती है, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा भौकाली टाइप का होता है। तो वो डरती है कि यार ये लड़का कहीं जो है पता नहीं ये क्यों जो है मुझसे शादी कर रहा है, मैं कहाँ, ये इतना अमीर मैं इतनी गरीब, और ये कैसे मुझसे शादी कर रहा है, कहीं क्या है इसकी मंशा, क्या मतलब, और ये लोग जो है ऐसे कैसे मान गए। बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे होते हैं जिसका आंसर उसके पास नहीं होता है। वो बैठती है, गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली होती है, और सब लोग नाश्ता कर चुके होते हैं, और लड़के के पापा भी उसिया को बहुत ध्यान से देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है वो। तो गोद भराई का रस्म शुरू होने वाला होता है। लड़के वालों की तरफ से बहुत सारे सामान आए हुए होते हैं, और इनके सिया के पास सिर्फ एक अंगूठी होती है, कुछ थोड़ा सा मिठाई, और वो सारा सामान स्टेज पे सजाया जाता है, जिससे लड़के का चेहरा थोड़ा सा अजीब सा बना रहता है। तो इसकी वजह से वो सिया टेंशन में रहती है। लेकिन जब अंगूठी पहनाने की बारी आती है तो लड़का सिया के सामने खड़ा होके बोलता है कि आंटी जी, मैं अंगूठी ऐसे नहीं पहनाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। इस बात पे मुझे कुछ आपसे चाहिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो इस बात पे सिया बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है कि मुझे, मतलब वो सोचती है कि मुझे पता था ये लड़का ऐसे नहीं शादी कर रहा है, इसे ये कैसे ऐसे किसी गरीब लड़की से शादी कर लेगा, अब इसे क्या चाहिए, और आज ये गोद भराई करने आया है, अब समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तक तो लोग यही ताने देते थे कि इसकी शादी नहीं होगी और इसका घर नहीं बसेगा, अब तो लोग मुझे और भी ताने देंगे। उनकी मम्मी के भी आँख एकदम डबडबा आई कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जो मैं इस लड़के को दे सकूं, कैसे मैं, और फिर बहुत बेइज्जती होगी, अब तो मेरी सिया के लिए और भी बड़ी परेशानी हो गई। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी, और वो बहुत टेंशन में थी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी, और आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अपने आसपास अगर कोई लड़की इस टाइप की हो जिसकी शादी थोड़ा लेट हो, और कोई उसे इस तरह बोले, तो प्लीज़ उसे मना कीजिएगा, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, उसके महबूब की मेहंदी उसके हाथों में लगी रचे। और फ्रेंड्स के साथ ही नमस्कार।